जय हिंद बच्चों। अगर आप लोग कक्षा 12वीं में हैं और 24 फरवरी 2025 का हिंदी का पेपर देने जा रहे हैं, तो ये जो दो महत्वपूर्ण निबंध है जो आज की क्लास में हम आपको कराने वाले हैं, इन निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपकी जो 9 नंबर है वो पूरे यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ये निबंध बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आएंगे गारंटी के साथ में। तो आप जो इन दो निबंध को अच्छे से तैयार कर लेंगे जो आज की क्लास में हम आपको करवाने वाले हैं। निबंध आपको कैसे लिखना है पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो आप लोग पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लोग जो पहला निबंध देखने वाले हैं वो है विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। जो ये निबंध है इसको देखने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखिए, जब आपको कॉपी मिलेगी सबसे पहले आपको ये ऊपर हेडिंग डालनी है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ठीक है, ये आपको हेडिंग डालनी है। इसके बाद आपको ऊपर एक हेडिंग डालनी है रूपरेखा, यानी कि जो हम ऐसे में हेडिंग लिखने वाले हैं उन हेडिंग को सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे हमारी सबसे पहले होगी अनुशासन से अभिप्राय क्या है, इसके बाद अनुशासन का महत्व, इसके बाद महत्व के अंदर हमारी ये सब हेडिंग है, समय प्रबंधन में सहायक, शिक्षा में सफलता, आत्म संयम और जिम्मेदारी, स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन, और पांचवी सब हेडिंग हमारी है समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित होना। तो यहाँ पर ये सब हेडिंग है, तो आपको इसको जो है ब्लू से कर देना है या फिर ब्लैक से कर देना है, और जो ऊपर वाली हेडिंग है थोड़ी डार्क करनी है। और इसके बाद तीसरी हेडिंग रहेगी इसमें हमारी उपसंहार। तो सबसे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, इतना लिखने के बाद अब आपको यहां से शुरू करना है निबंध को। विद्यार्थी जीवन जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और आधारभूत चरणों में से एक है। यह वह समय है जब व्यक्ति अपनी शिक्षा ग्रहण करता है और भविष्य में सफलता की नींव रखता है। इस समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है अनुशासन, यानी कि अगर विद्यार्थी जीवन में अनुशासन नहीं होगा तो आप जीवन में आगे सफल नहीं हो सकते हैं। अनुशासन केवल बाहरी आदेशों का पालन करने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आंतरिक नियंत्रण, समय प्रबंधन और आत्म संयम का भी नाम है। यानी कि आप नहीं, किसी ने कह दिया कि ऐसा करिए तो आप ऐसा कर रहे हैं और अपने जो अंदर है आंतरिक आपके अंदर अनुशासन नहीं है, नियंत्रण नहीं है, तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व अत्यधिक है, क्योंकि यह विद्यार्थी को एक जिम्मेदार, व्यवस्थित और सफल व्यक्ति बनाने में मदद करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले ये लिख देंगे, ठीक है, इंट्रोडक्शन। इसके बाद हेडिंग हमारी रहेगी अनुशासन का अभिप्राय, यानी कि अनुशासन से क्या अभिप्राय है। अनुशासन का अर्थ है अपने कार्यों को एक निश्चित दिशा में रखना, समय का सही उपयोग करना और अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता देना। यह व्यक्तिगत विकास, मानसिक शांति और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का मतलब है नियमित अध्ययन, समय पर कार्यों को करना और स्वयं पर नियंत्रण रखना। देखो, विद्यार्थी जीवन के अनुशासन का मतलब यह है नियमित अध्ययन करना, समय पर कार्यों को करना और स्वयं पर नियंत्रण रखना, ठीक है। ये आपका अनुशासन से अभिप्राय हो जाएगा। इसके बाद आती है हमारी नेक्स्ट हेडिंग, अनुशासन का महत्व, ठीक है। इसके अंदर हमारी सब हेडिंग है समय प्रबंधन में सहायक। अनुशासन का क्या महत्व है यहाँ पर वो हमको बताना है। तो सबसे पहली हेडिंग, सब हेडिंग हमारी पड़ेगी समय प्रबंधन में सहायक। विद्यार्थियों के पास दिन भर में सीमित समय होता है, जिसमें उन्हें पढ़ाई, मनोरंजन, खेल कूद और अन्य कार्यों को संतुलित करना होता है। अनुशासन के बिना समय का सदुपयोग करना कठिन हो सकता है विद्यार्थी जीवन में, ठीक है। इसके बाद नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए, एक अनुशासित विद्यार्थी अपने समय का प्रबंधन करता है, जिससे वह हर कार्य को ठीक से ठीक कर पाता है और किसी कार्य को टालता नहीं है। नेक्स्ट इसी में आपकी सब हेडिंग है शिक्षा में सफलता। अगर आपको शिक्षा में सफलता पानी है तो आपको अनुशासन करना पड़ेगा। शिक्षा में सफलता के लिए निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होती है। अनुशासन विद्यार्थियों को नियमित रूप से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। यह न केवल उन्हें पाठ्यक्रम में आगे बढ़ने में मदद करता है, बल्कि उनके ज्ञान और समझ को भी गहरा बनाता है। अगर देखो, आपको शिक्षा में सफल होना है तो आपको निरंतरता और समर्पण की आवश्यकता होगी, और निरंतरता और समर्पण आता किससे, अनुशासन से आता है, ठीक है। तो ये दूसरा अनुशासन का महत्व हो जाएगा। इसके बाद है आत्म संयम और जिम्मेदारी। अनुशासन एक विद्यार्थी में आत्म संयम,
जिम्मेदारी का विकास करता है। यह उसमें अपने कार्यों के प्रति जिम्मेदार बनाता है और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करता है। इसके परिणाम स्वरूप विद्यार्थी जीवन में सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है, क्योंकि वह अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करता है। तो यहाँ पर आत्मसंयम और जिम्मेदारी किससे आती है? अनुशासन से आती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसी में आप लिखेंगे स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन। अनुशासन केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जीवन के सभी पहलुओं में महत्वपूर्ण है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में ही अनुशासन महत्व नहीं है, जबकि जो सभी क्षेत्र हैं उसमें जो है सभी पहलुओं में जो है अनुशासन का महत्व है। सही समय पर खाना, पर्याप्त नींद लेना और नियमित रूप से शारीरिक गतिविधियों में शामिल होना, यह सभी अनुशासन के हिस्से हैं। एक अनुशासित विद्यार्थी मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है, जो उसकी पढ़ाई और सामान्य जीवन के लिए आवश्यक है। और इसी में आपकी 5वीं सब हेडिंग है समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित होना। अगर हमको समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित होना है तो हमको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या करें, अनुशासन ने न केवल शिक्षा में सफलता मिलती है बल्कि यह एक विद्यार्थी को समाज में आदर्श व्यक्ति के रूप में स्थापित भी करता है। एक अनुशासित व्यक्ति की पहचान समाज में सम्मान और आदर के साथ होती है। यह समाज के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनता है, क्योंकि अनुशासन से जीवन में निरंतरता और सकारात्मकता बनी रहती है। तो यहाँ पर ये सब हेडिंग लिख देंगे। इसके बाद लास्ट हमारी हेडिंग इसी में रहती है उपसंहार, यानी कि निष्कर्ष हमारा इसका क्या रहा। ठीक है। तो ये जो जैसा हमने यहाँ पर आपको दिखाया, इसको आपको एज इट इज तैयार कर लेना है। इसकी पीडीएफ जो हम टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं तो आप hindustanknowledge.com पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी जो है पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पर उपसंहार में देखिए क्या डालेंगे, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व अत्यधिक है। यह न केवल शिक्षा में सफलता दिलाने में मदद करता है बल्कि व्यक्ति को एक सक्षम, जिम्मेदार और समाज में आदर्श नागरिक बनाने के लिए आवश्यक है। बिना अनुशासन के जीवन में उथल पुथल और निरंतर संघर्ष रहेगा। इसलिए विद्यार्थियों को अपने जीवन में अनुशासन को एक आदत के रूप में अपनाना चाहिए, ताकि वे जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें। तो इतना बड़ा आपको निबंध लिखना है। ठीक है। 9 नंबर में तो आपको इतना बड़ा तो ये जो है निबंध लिखना ही पड़ेगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें रहता है वो हमारी रहती है रूपरेखा। क्या रहती है? जो आपकी रूपरेखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और ये जो हेडिंग डालते हैं हम इसमें, ये हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर ये हेडिंग आप बिल्कुल सही से डालते हैं तो आपको 9 के 9 पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। तो आप लोग जो इन हेडिंग का और रूपरेखा का जो ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये हमारा जो है पहला निबंध हो चुका है पूरा कंप्लीट। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके बाद दूसरा हमारा है पर्यावरण संरक्षण का महत्व। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण का महत्व, यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण के उपाय भी आपसे पूछ सकता है, पर्यावरण संरक्षण के खतरे वगैरह, पर्यावरण खतरे सब जो है इसी टॉपिक में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपको पूरा जो है बिल्कुल अच्छे से बता देंगे कि अगर पर्यावरण से रिलेटेड कोई भी आता है तो आपको इसी टाइप का लिखना है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी रहेगी रूपरेखा हेडिंग। क्या रहेगी? रूपरेखा हेडिंग रहेंगी, जिसमें हमारी पहली हेडिंग रहेगी पर्यावरण और मानव जीवन का संबंध क्या है। सबसे पहली हेडिंग है पर्यावरण और मानव जीवन में क्या संबंध है। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरणीय संकट, यानी जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करते हैं तो उससे क्या पर्यावरणीय संकट आते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में प्रदूषण का खतरा और इसके प्रभाव। जब हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएंगे तो प्रदूषण बढ़ेगा और इसके क्या प्रभाव रहेंगे वो देखेंगे। वनों का संरक्षण जीवन का आधार है। जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव, पर्यावरण संरक्षण के उपाय और इसमें हमारी जिम्मेदारी क्या है। और लास्ट में हमारी हेडिंग रहेगी उपसंहार। क्या रहेगी? उपसंहार। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ इंट्रोडक्शन देंगे, इसके बाद हम लोग जो है हेडिंग की ओर आएंगे। आज के समय में पर्यावरण का संरक्षण अत्यंत आवश्यक हो गया है। मानव समाज की विकास यात्रा के साथ साथ प्रकृति और पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी निरंतर बढ़ रहा है। यानी कि जब जितना मानव विकसित हो रहा है उसका क्या दूसरी ओर पर्यावरण पर पड़ने वाला दबाव भी निरंतर बढ़ रहा है। जलवायु परिवर्तन, वायु प्रदूषण, जंगलों की कटाई और जल स्रोतों का अत्यधिक दोहन, यह सब पर्यावरण के
असंतुलन के प्रमुख कारण हैं। इसलिए यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें ताकि आने वाली पीढ़ियां भी स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण में जी सकें, क्योंकि हम लोग तो पेड़ काट के चले जाएंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं? कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण केवल एक वैज्ञानिक या शैक्षिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब इसमें हम पहली हेडिंग डालेंगे पर्यावरण और मानव जीवन का संबंध। ठीक है, ऐसे में क्या डालेंगे हेडिंग? पर्यावरण और मानव जीवन में संबंध। प्रकृति और मानव जीवन के बीच गहरा और अविच्छेद संबंध है। मनुष्य अपने जीवन के प्रत्येक पहलू में पर्यावरण से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। यदि हम देखें तो हमारे जीवन के मूलभूत तत्व जैसे जल, वायु, मृदा, वन सभी पर्यावरण से प्राप्त होते हैं, क्योंकि मृदा में हमको भोजन मिलता है, वायु से हम सांस लेते हैं, जल हमारे लिए आवश्यक है। स्वच्छ जल, ताजगी से भरी वायु, उपजाऊ मृदा और हरे भरे वन न केवल हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं और प्राकृतिक सौंदर्य का भी हिस्सा हैं। इनका संरक्षण करना हमारे जीवन को संतुलित और समृद्ध बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। तो यहाँ पर पहली हेडिंग हो जाएगी पर्यावरण और मानव जीवन में क्या संबंध है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और पर्यावरणीय संकट। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण की बढ़ती गति ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, यानी कि औद्योगिकरण जब से बढ़ा है तो जिससे जो है जंगलों की कटाई बढ़ रही है। वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अवैज्ञानिक शिकार, जल और वायु प्रदूषण तथा जलाशयों की अव्यवस्थित उपयोग से पर्यावरण संकट गहरा हुआ है। यानी कि अवैज्ञानिक रूप से शिकार करना, मतलब कि लोगों ने जंगल में जाके शिकार करना, जीव जंतुओं का पेड़ों को काटना, इससे क्या हो रहा है? इससे पर्यावरण संकट गहरा हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी की गर्मी, बर्फीली चादरों का पिघलना और समुद्र के स्तर का बढ़ना जैसी समस्याएं घट उत्पन्न हो रही हैं। अब देखो, जब पृथ्वी में ग्लोबल वार्मिंग यानी गर्मी बढ़ेगी तो जो आपकी ग्लेशियर है वो पिघलेंगे। उससे क्या होगा? उससे समुद्र का जो लेवल उचकेगा। जो समुद्र के किनारे, जैसे हम यहाँ पर देखें, अगर हमारे भारत का नक्शा देखें तो इस तरह हमारे भारत का नक्शा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नदी के किनारे वाले एरियाज हैं, अगर बर्फ पिघलेगी तो समुद्र का लेवल उचकेगा, समुद्र का लेवल उचकेगा तो नीचे वाले की जो ये एरियाज में जो स्टेट हैं ये क्या होंगे? ये सब डूब जाएंगे पानी में। ठीक है, इससे क्या मानव जाति को भी संकट है। इन संकट से बचने के लिए पर्यावरण का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। ठीक है, इसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी रहेगी प्रदूषण का खतरा और इसके प्रभाव। क्या है? प्रदूषण का खतरा और इसके प्रभाव। प्रदूषण की समस्या आज विश्व भर में एक गंभीर चुनौती बन चुकी है। पर्यावरण प्रदूषण और जल प्रदूषण और मृदा प्रदूषण, इन तीनों ने मानव जीवन को अस्तित्व के संकट में डाल दिया है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 जो है और अन्य गैसों का अत्यधिक स्तर, प्रदूषित जल तथा रासायनिक कचरे का फैलाव न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि यह मानव स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर खतरे का कारण बन रहे हैं। असमय बीमारियां, असंतुलित मौसम और प्राकृतिक आपदाएं इसके प्रभाव हैं। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए बड़े कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि पर्यावरण और जीवन दोनों की रक्षा हो सके। आप ये मत सोचिए अगर हम पर्यावरण का दोहन कर दें तो हम जीवित बच जाएंगे। अगर पर्यावरण का दोहन हो जाएगा तो हम हमारा भी उसी के साथ में दोहन हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे और हमें पर्यावरण के संरक्षण करना है। इसी हमारा नेक्स्ट है वनों का संरक्षण और जीवन का आधार, जिसमें है वनों का संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वन न केवल प्रदूषण को अवशोषित करते हैं, बल्कि वे प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने भी मदद करते हैं। जंगलों में रहने वाली वन्य जीवों की प्रजातियां और वनस्पतियां जैव विविधता का हिस्सा है, जो पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक हैं। यदि वनों की अंधाधुंध कटाई जारी रही तो न केवल जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि कई जंगली प्रजातियां भी विलुप्त हो जाएंगी। इसलिए हमें जंगलों की रक्षा और पुनर्निर्माण के लिए एक ठोस कदम उठाने चाहिए। देखो, अगर जंगलों की कटाई होगी तो प्रजातियां हैं वो भी विलुप्त हो जाएंगी, जिससे जलवायु परिवर्तन का भी खतरा बढ़ेगा। तो हमको वनों का जो संरक्षण है वो करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे जीवन का आधार है। ठीक है, तो ये जो इस समय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, तो इस पर जो ऐसे 100% आएगा, तो इस ऐसे को आप लोग अच्छे से तैयार कर लेंगे, इस निबंध को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारी रही हेडिंग 5 जलवायु परिवर्तन और उसका प्रभाव।
जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और मौसम में अस्थिरता पर्यावरणीय संकट के स्पष्ट संकेत हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्रीन हाउस गैसों का स्तर बढ़ गया है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। यह कृषि, जल आपूर्ति, पारिस्थितिकी तंत्र और मानव जीवन को प्रभावित कर रहा है। इसलिए जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए वैश्विक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे कि कार्बन उत्सर्जन को कम करना, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना और वृक्षारोपण को बढ़ावा देना। इसके बाद हमारी नेक्स्ट रहेगी हेडिंग 6, पर्यावरण संरक्षण के उपाय। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हमें कुछ ठोस और प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिसमें पहला है वृक्षारोपण, यानी कि वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्षों का संरक्षण और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना आवश्यक है, क्योंकि पेड़ न केवल वायु को शुद्ध करते हैं बल्कि वर्षा जल का संचयन भी करते हैं। देखो, वो वायु को पेड़ शुद्ध तो करते ही करते हैं, साथ में वर्षा के जल का उसका भी संचयन करते हैं। ठीक है। इसके बाद है पुनर्चक्रण, यानी कि रिसाइकलिंग। प्लास्टिक, कागज और धातु जैसी सामग्री का पुनर्चक्रण करके हम कचरे की मात्रा को कम कर सकते हैं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट है नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा का प्रयोग बढ़ाकर हम प्रदूषण कम कर सकते हैं और स्थायी ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे सकते हैं। ठीक है। इसी में हमारा है जल संरक्षण हेडिंग रहेगी। तो जल संरक्षण में क्या लिखेंगे? जल की महत्ता को समझते हुए हमें इसके संरक्षण के उपायों को अपनाना चाहिए, जैसे वर्षा जल संचयन, जल पुनर्चक्रण और अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग लाना। नेक्स्ट है इसी में पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। वन्य जीवों की सुरक्षा और जैव विविधता के संरक्षण के लिए वन्य जीवों के अधिकारों को सुनिश्चित करना और अवैध शिकार और वनों की अंधाधुंध कटाई पर रोक लगाना। अगर हमको देखो पर्यावरण संरक्षण करना है, तो सबसे पहले हमको वृक्षारोपण करना पड़ेगा, पुनर्चक्रण करना पड़ेगा, नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करें, जल का संरक्षण करें और पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन बनाए रखना। सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है नवीकरणीय ऊर्जा का प्रयोग करना, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा। इनसे क्या होता है? इनसे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है। तो इनका उपयोग हमको करना चाहिए। इसके बाद इसी में हमारी नेक्स्ट राइडिंग रहेगी, हमारी जिम्मेदारी क्या रहेगी इसमें पर्यावरण संरक्षण में। तो पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार, संस्थाओं या वैज्ञानिकों का काम नहीं। अब ये सोचे कि पर्यावरण संरक्षण तो सरकार करेगी, सरकार का ये काम है, कोई संस्था का काम है या वैज्ञानिकों का काम है, तो ये इनका काम नहीं है। ये हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। हमें अपनी दैनिक आदतों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लानी चाहिए। प्लास्टिक का कम से कम उपयोग, कागज का पुनर्चक्रण, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग और ऊर्जा को सीमित उपयोग जैसे छोटे छोटे कदम भी बड़े बदलाव की दिशा में योगदान कर सकते। जैसे हम अगर पॉलिथीन का कम उपयोग करें तो इससे प्रदूषण भी कम होगा। यदि हर व्यक्ति पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील होगा तो हम एक स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है। और लास्ट हेडिंग इसमें आपकी रहेगी उपसंहार। तो उपसंहार में क्या हेडिंग डालेंगे? देखो, इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे पर्यावरण का संरक्षण हमारे जीवन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत। यदि हम पर्यावरण का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह हमारे अस्तित्व के लिए खतरे का कारण बन सकता है। हमें अपनी आदतों में परिवर्तन लाने होंगे और पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनानी होगी। पर्यावरण का संरक्षण केवल एक पर्यावरणीय क्रांति नहीं है, बल्कि यह मानव की संजीवनी है। हमें इसे बचाने के लिए मिलकर काम करना होगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी एक सुरक्षित और हरित पृथ्वी सौंप सकें। जैसा कि हमको जैसी पृथ्वी मिली थी वैसी हमको आगे वाली पीढ़ियों को जो है सौंपनी है। तो ये जो दो निबंध हमने आपको यहाँ पर दिखाए हुए हैं, तो इन निबंध को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में जो 9 नंबर हैं वो पक्के हो जाएंगे। 9 नंबर का आपको जो है निबंध पूछा जाता है। ठीक है। तो ये जो निबंध के 9 नंबर हैं वो आपके यहाँ पर पक्के हो जाएंगे। ठीक है। तो इस निबंध को आप अच्छे से दोनों निबंध को तैयार कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी नंबर वाइज, यानी कितने नंबर में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कितने नंबर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।